नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बहुत ही फेमस एक्ट 1989 का जो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट है उसके बारे में समझेंगे। इसको बहुत लोग इसको पीओए एक्ट भी कहते हैं, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट का शॉर्ट फॉर्म इसको पीओए। ये आपको बहुत ही यूजफुल रहेगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी और ऐसे भी आपको डे टू डे एक्टिविटी में भी, क्योंकि ये जो पीओ एक्ट 1989 है इसके बेसिस पे बहुत सारे स्पेशल प्रोविजंस हैं। जो भी पुलिस है, जो भी प्रशासन इन सब चीज़ों को देखता है उसके लिए अलग अलग स्पेशल प्रोविजंस है, वो हम सब्सिक्वेंटली देखेंगे और ये बहुत यूजफुल है। इसमें सब्सिक्वेंट एक दो मॉडिफिकेशंस भी हुए हैं और इसको अगर आप जानेंगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि क्या क्या कॉम्पेंसेशन है। सपोज किसी शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के मेंबर ने अगर केस रजिस्टर्ड किया तो उसको कितने कॉम्पेंसेशन मिलेंगे। केस रजिस्टर्ड नहीं अगर कोई पब्लिक अथॉरिटी करती है तो उस पर क्या एक्शंस हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हम धीरे धीरे समझेंगे और मैं इसको आपको ऐसा नहीं कि मैं इसमें कुछ छोड़ दूंगा आपको, मैं आपको बेयर एक्ट है उसी के अकॉर्डिंगली मैं एक एक सेक्शन को वन बाय वन आपको बताऊंगा ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि मैं इस पर्टिकुलर एक्ट के बारे में ए टू जेड चीज़ें जानता हूँ, कुछ छूटा नहीं। पहले मैं सोचा कि एक प्रेजेंटेशन के फॉर्म में इसको प्रेजेंट करता हूँ, लेकिन उसमें क्या होता है बहुत सारी बारीकी मतलब छोटे मोटे जो प्रोविजंस है वो छूट जाते हैं। तो इसमें मैं सोचा हूँ कि आप एक बार अवेयर रहें कि क्या क्या चीज़ें हैं इस एक्ट में। तो हम शुरू करते हैं बिना कुछ डिले के। अच्छा, तो मैंने आपको बताया कि था इसको हम ऐसे भी कहते हैं SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989। ये एक्ट है, इसके बाद सब्सिक्वेंटली रूल बनते हैं। तो ये जो एक्ट है ये प्रिवेंट करता है कमीशन ऑफ ऑफेंसेस एंड एट्रोसिटी अगेंस्ट द मेंबर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो ये जो एक्ट है सोलली SC या ST से जो मेंबर बिलोंग करते हैं उनके लिए है। इसमें प्रोविजंस है स्पेशल कोर्ट्स का फॉर द ट्रायल ऑफ सच ऑफेंसेस, रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन का, RNR का। इसी के थ्रू जो विक्टिम्स हैं उनको कंपनसेशन एंड ऑल मिलता है। ठीक है, और इसमें चैप्टर्स बने हुए बहुत सारे चैप्टर और ये जो 1 2 3 है इसको हम लोग सेक्शंस कहते हैं। ठीक है, ये सेक्शंस हैं इसके, हम वन बाय वन पढ़ेंगे। बेसिकली जो भी कोई भी एक्ट होता है उसके सेक्शन 1 में जनरली उस एक्ट का डेफिनेशन होता है। इसमें भी यही है कि द एक्ट विल बी कॉल्ड शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट। ये सारे इंडिया के सभी पार्ट पे एप्लीकेबल होगा एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि पहले आर्टिकल 370 था जम्मू एंड कश्मीर में, तो वहाँ पे चीज़ें एप्लीकेबल नहीं होती थी। अल्टरनेटिव वहाँ के स्टेट लेजिस्लेशन ने उसको पास किया है। तो ये चूंकि अब आर्टिकल 370 एब्रोगेट हो गया है तो ये एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल JNK में भी है ये एप्लीकेबल। ठीक है, उसके बाद थर्ड में क्या है, जब ये नोटिफाई होगा उसके बाद ये इन्फोर्स होगा, वो तो सारे एक्ट्स में नॉर्मल प्रोविजंस होते हैं। डेफिनेशंस में क्या है, इस एक्ट में एट्रोसिटी कोड, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, स्पेशल कोर्ट, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, इन सब चीज़ों का डेफिनेशन जो बताया गया है वही होगा अनटिल अनलेस अदरवाइज कुछ दूसरा डेफिनेशन है। अच्छा, मैं इस एक्ट के थ्रू आपको ये बताऊंगा कैसे बेयर एक्ट को पढ़ते हैं। तो अनटिल अनलेस इस चीज के अलावा कोई डेफिनेशन दी गई है, आपको एट्रोसिटी का मतलब समझना है कि ऑफेंसेस पनिशेबल अंडर सेक्शन 3। सेक्शन 3 नीचे है, वो मैं आपको बताऊंगा। कोड का मतलब है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। ठीक है, ये भी अब तो BNS में चेंज हो गया है। शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब का मतलब है कि वैसी चीजें जो क्लॉज 24 एंड क्लॉज 25 आर्टिकल 366 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है और जो डिफाइन किया गया है वैसे ही लोग SC और ST होंगे। ठीक है, तो अभी आपको अगर आप SC हैं या ST हैं वो आपको तब पता चलेगा या फिर तब आप रेफर कर सकते हैं जब आपके बारे में क्लॉज 24 और 25 रिस्पेक्टिवली आर्टिकल 336 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में उसका जिक्र है। सपोज आपके कास्ट के बारे में वहाँ पे कोई जिक्र है, तभी आप शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के मेंबर माने जाएंगे। स्पेशल कोर्ट्स का मतलब है कि कोर्ट ऑफ सेशन स्पेसिफाइड एज ए स्पेशल कोर्ट इन सेक्शन 14। सेक्शन 14 में भी देखेंगे कि स्पेशल कोर्ट्स में क्या क्या प्रोविजंस है। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर का भी वही मतलब है कि जो भी स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर है और एडवोकेट जो सेक्शन 15 इसी एक्ट में मेंशन किए गए हैं। वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन अनसेट बट नॉट डिफाइंड इन एक्ट एंड डिफाइंड इन द कोड और इंडियन IPC shall have the meaning assigned to them respectively in the code। इसके अलावा वैसी चीज़ें जो इस एक्ट में डिफाइन नहीं है और यूज की गई है वो IPC के थ्रू होगा। ये तो अर्लियर बेयर एक्ट है, IPC तो BNS हो गया। ठीक है, तो आपको ये समझना है कि ये सब चीज़ें स्पेशल कोर्ट अगर कहीं भी आपको जिक्र किया जाता है तो आपको रेफर करना पड़ेगा कि जो सेक्शन 14 में जो डिफिनेशन दी गई है स्पेशल कोर्ट की वही होगी। सिमिलरली स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो सेक्शन 15 ऑफ दिस एक्ट में मेंशन किया गया है वही होगा। एट्रोसिटी जो सेक्शन 3 में मेंशन की गई है
इसीलिए ये पहले डिफाइन कर दिया था कि सब्सिक्वेंटली अगर कुछ सेक्शंस चेंज होते हैं, अगर यहाँ पे कुछ डिफिनेशन दे दिया गया और सब्सिक्वेंटली इस एक्ट में कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं तो वो ट्रेसेबल रहे। अगर आप सेक्शन 3 में कुछ चेंजेस कर दिए तो एट्रोसिटी में वो सारी चीजें ऑलरेडी इंक्लूड हो जाएगी। ठीक है, तो इसका ये मतलब होता है। अब हम चैप्टर 2 में देखते हैं। चैप्टर 2 में ऑफेंसेस ऑफ एट्रोसिटी क्या है। अब आया चैप्टर सेक्शन 3। सेक्शन 3 से इस एक्ट की चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, सेक्शन 3 में बोला गया है कि पनिशमेंट का जो प्रोविजन है ऑफेंसेस के लिए उसके बारे में यहाँ पे जिक्र किया गया है। देखिए सेक्शन 3 के क्लॉज 1 में क्या है, इसको कहते हैं क्लॉज, whoever not being a member of scheduled caste और scheduled tribe, जो SC या ST नहीं है, and forces a member of scheduled caste and scheduled tribe to drink or eat any inedible और obnoxious substance, वैसी चीजें जो खाने योग्य नहीं है और वैसी चीजें जो obnoxious है मतलब घृणित चीजें हैं, अगर किसी शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब्स मेंबर को फोर्स करता है। दूसरा क्या है, एक्ट with intent to cause injury, insult or annoyance to any member of SC and ST by dumping excreta, waste material, carcasses or any other obnoxious substance in his premises or neighborhood। ये चीजें सब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। कोई इंसल्ट करता है, इंजरी देता है, अनॉयंस देता है किसी भी मेंबर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी के, और डंप करता है वेस्ट मटेरियल, कैराकैस, जो भी डेड बॉडीज है और जो भी एब्नॉक्सियस सब्सटेंस है इन हिज प्रेमाइसेस और नेबरहुड, उसके प्रेमाइसेस में, घर के या फिर किसी ऑफिस में और उसके बगल अगल में। थर्ड में क्या है, फोर्सफुली रिमूव्स क्लोथ्स और पैरेड हिम नेक्ड और पेंटेड फेस और एनी और बॉडी, मतलब बॉडी में कुछ कलर से पेंट कर देता है, फेस पे कुछ पेंट करता है और सिमिलर एक्ट कमिट करता है जिससे डेरोगेटरी, विच इज डेरोगेटरी टू द ह्यूमन डिग्निटी। ये सेक्शन 3 के क्लॉज 3 में ऐसा है कि वैसी चीज़ें जिसमें आप शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के मेंबर को उसके कपड़े उतार दिए जाते हैं, उसको नेक्ड किया जाता है, पैरेड किया जाता है, उसके चेहरे पे या बॉडी पे कुछ वैसे पेंट या वैसी कुछ एक्टिविटी की जाती है जो ह्यूमन डिग्निटी को जस्टिफाई नहीं करती, वो सब चीजें। तो बेसिकली इसमें आपको क्या करना है कि आपको ये देखना है कि हूसोएवर जो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब मेंबर्स नहीं है और ऐसी ऑफेंसेस कमिट करते हैं, टाइप्स ऑफ ऑफेंस यहाँ पे दिए गए हैं। 4 में क्या है, रॉन्गफुली ऑक्यूपाइज और कल्टिवेट एनी लैंड और एलोकेटेड टू नोटिफाइड बाय एनी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के है उस पर कब्जा करता है। मतलब बेसिकली ये इंक्रोचमेंट का है। ठीक है, ऑफ लैंड SC या ST कम्युनिटी के, उसके बारे में। 5th में है, सेम वही है कि उस जो भी SC ST कम्युनिटी के लैंड है या उनके प्रेमाइसेज है और उसके राइट्स जो वो एंजॉय कर रहा है उससे उसको रॉन्गफुली डिस्पोजेस करता है, मतलब हटाता है। 5th में है, कंपेल करता है और इंट्रेसेस अ मेंबर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के बेगरिंग के लिए और सिमिलर फॉर्म ऑफ जो बॉन्डेड लेबर है या कंपलसरी सर्विस है, पर कंपलसरी जो सर्विस है इन सब चीज़ों के लिए उसको फोर्स करता है या इंटिमिडेट करता है। नॉट टू वोट और टू वोट अ पार्टिकुलर कैंडिडेट। देखिए कितना इसमें डाइवर्सिफिकेशन है। वोट पहले था उसके साथ कोई भी इनह्यूमन बिहेवियर को लेके, फिर उसके प्रॉपर्टीज पे इंक्रोचमेंट या जो भी है कब्जा का उससे रिलेटेड, फिर बेगिंग से रिलेटेड है, फिर वोट देने नहीं दिया जाता है या फिर उसको फोर्स किया जाता है ताकि किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट को वोट करे। तो इन सब चीज़ों को लेके, या फिर इंस्टीट्यूट फॉल्स एंड मैलिशियस वेक्सेटियस सूट्स, क्रिमिनल और लीगल प्रोसीडिंग्स, मतलब गलत केस में उसको फंसाता है, उस पर गलत इल्ज़ाम लगाता है विद अ मॉडिफाइड इंटेंशन, और gives any false or frivolous information to any public service and thereby cause such public service to issue lawful power to the injury or annoyance to the member। या फिर गलत इंफॉर्मेशन किसी पब्लिक सर्वेंट को देता है जिसमें उस गलत इंफॉर्मेशन के कारण जो मेंबर है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी को उसको इंजरी होती है, अनोइंसेस होता है, या फिर कोई उस पर गलत चार्जेस वगैरह लग जाते हैं, या इंटेंशनली इंसल्ट और इंटिमिडेट विद द इंटेंशन टू ह्यूमिलेट जो भी मेंबर है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के। 11th में वैसे है, असॉल्ट और यूजेस फोर्स टू एनी वुमेन के बारे में भी इसमें है, बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी विद द इंटेंट टू डिसऑनर और आउटरेज हर मोडेस्टी।
मतलब उसके जो चरित्र है उसको अगर किसी तरीके से आप, या फिर जो उसका जो भी कहते हैं कि सोशल और सोसाइटी में जो उसका रिस्पेक्ट है उसको आप कम करने के लिए या उसको असॉल्ट करने के पर्पज से आप अगर ये सब चीज़ें करते हैं, या फिर अगर आप being in a position to dominate the will of a woman belonging to SC and ST and uses the position to exploit her sexually to which she would not have otherwise agreed। तो इसमें यही है कि आप अगर उस पोजीशन पे हैं जिससे आप सेक्सुअली, आप जो भी SC और ST वुमेन हैं उस अपने पोजीशन के कारण आप उनको सेक्सुअली क्या करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं अपने पोजीशन के कारण, ठीक है, तब भी आप पे जो पीओ एक्ट का जो प्रोविजंस है वो होगा, मतलब अप्लाई होगा। 13 में क्या है, corrupts or fouls the water of any spring, reservoir or any other source ordinarily used by the member of scheduled caste and scheduled tribe community as to render it less fit for the purpose which is ordinarily used। अब इसका मतलब क्या है कि वैसे जो नेचुरल वाटर्स है, जैसे गांव में तालाब हो गया या फिर छोटी छोटी पोखर हो गए, उसके पानी को आप क्या करते हैं, दूषित करते हैं, ठीक है, विद मॉडिफाइड इंटेंशन की उससे जो SC और ST कम्युनिटी के लोग हैं उनके लिए वो पानी पीने योग्य या फिर लेस फिट फॉर, जो भी नॉर्मली अगर पटाने मतलब वी यूज टू कॉल इरिगेशन के लिए, ठीक है, अगर आप इरिगेशन के लिए भी पानी यूज होता है और उसमें आप कुछ कंटामिनेशन कर देते हैं या कुछ वैसी, तब भी जो ये पीओ एक्ट है वो रिवोक मतलब इन्वोक होगा, ठीक है। तो आप देखिए कि कितना ब्रॉड परव्यू है इस पीओ एक्ट का, ठीक है। मैं फिर से एक बार बताता हूँ क्योंकि ऑलरेडी ये सेक्शन 3 में देखिए यहाँ पे भी पहले भी क्या लिखा हुआ है, एट्रोसिटी माना जाएगा, क्योंकि ये है ही प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी, एक्ट का ही नाम प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी है। तो एट्रोसिटी क्या है, इसकी डेफिनेशन सेक्शन 3 में है, और सेक्शन 3 का क्लॉज 1 यही सब एट्रोसिटी को डिफाइन करता है। अब इसमें देखिए मैं फिर से एक बार बताता हूँ रिवीजन के तौर पे, ताकि आपको पता रहे कि एट्रोसिटी है भी क्या, ठीक है। अब देखिए सेक्शन 3 में क्या कहता है कि जो भी मेंबर्स शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी से नहीं हैं और वो फोर्स करते हैं शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब की कम्युनिटी को, जो कि उनको पीने के लिए, खाने के लिए वैसी चीज़ें जो फिट नहीं है या फिर घृणित है। सेकंड क्लॉज कहता है कि उनको इंजरी और इंसल्ट करते हैं और उनके प्रेमाइसेज में या नेबर में आप एक्सक्रीटा डंप करते हैं, वेस्ट मटेरियल डंप करते हैं, मृत शरीर और ये सब चीज़ जानवर वगैरह का वो करते हैं। फिर थर्ड में है आप उसको नेग्ड करते हैं, पैरेड करते हैं, उनके चेहरे और बॉडी पे कुछ वैसा आप कलर लगा देते हैं जिससे ह्यूमन डिग्निटी के लिए वो डेरोगेटरी है। फोर्थ में वो है कि आप उनके द्वारा जो भी लैंड है उसको रॉन्गफुली ऑक्युपाई करते हैं, आपका मतलब है कि जो SC और ST कम्युनिटी से नहीं है। फिफ्थ में वही है कि जो भी रॉन्गफुली उनके जमीन है, प्रेमाइसेस जिसमें वो अपना राइट एंजॉय कर रहा है, उसको आप फोर्सफुली क्या करते हैं, ऑक्युपाई करते हैं, पोजेस करते हैं। सिक्स्थ में है सब क्लॉज में कि जो SC/ST कम्युनिटी से उनको बेगिंग करवाते हैं या सिमिलर फॉर्म ऑफ बॉन्डेड लेबर, बिना पैसे की मजदूरी कराते हैं, ठीक है। सेवेंथ में उसके बारे में ये है कि उनको वोट देने के लिए, नहीं देने के लिए फोर्स करते हैं, या एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को वोट देने के लिए आप उनको जिद करते हैं, फोर्स करते हैं आप। 8th में है कि अगर आप उन पे फॉल्स और मैलिशियस सूट, क्रिमिनल और जो भी अदर लीगल प्रोसीजर है उनके ऊपर वो करते हैं, मतलब गलत केस करते हैं उनके ऊपर, ठीक है। तब 9th में है कि आप किसी पब्लिक सर्वेंट को, पुलिस या किसी और भी पब्लिक सर्वेंट को गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं जिसके कारण SC और ST के अगेंस्ट वैसे जजमेंट आ जाते हैं या फिर उन पे कुछ ऐसा पनिशमेंट उनको मिल जाए, तो इसमें भी इन्वोक होगा पीओ एक्ट। 10th में वैसे ही है कि आप ह्यूमिलिएट करते हैं इंटेंशनली, ठीक है, पब्लिकली उनको। 6th में वही है कि आप किसी वुमेन को उनके ऑनर और इंटेंशन, आप किसी वुमेन को आप फोर्स करते हैं जिससे उनका ऑनर और मोडेस्टी असॉल्ट होता है, ठीक है। 6th में से 12th में वैसे ही है कि आप अपने पोजीशन का यूज करके किसी भी वुमेन जो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी से हैं उनका आप क्या करते हैं कि उनको सेक्सुअली उनसे फेवर लेते हैं। 13th में वैसे ही है कि आप कोई भी जो वाटर बॉडीज है, स्प्रिंग है, रिजर्वायर है और एनी सोर्स ऑफ वाटर है, जैसे नदी तालाब, उसको आप करप्ट करते हैं, फॉल करते हैं, मतलब गंदगी करते हैं पानी, जिससे उसका जो जनरली जो उसकी यूज होती है वो उससे उसकी क्वालिटी डिटेरियोरेट हो, ठीक है। तब भी आप पे क्या है, जो पीओ एक्ट है वो इम्पोज होगा। अब देखिए उसके बाद 14th में क्या है, denies a member of scheduled caste and scheduled tribe any customary right
ठीक है, जो उनके पुराने जो राइट्स हैं, कस्टमरी राइट ज़्यादातर होते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी के लिए, ठीक है, of passage to a place of public resort or obstruct such members so as to prevent him from using or having access to the public resort to which other members of public or any section thereof have a right to use or access to। मतलब ऐसी पब्लिक प्लेसेस, जैसे मान के चलिए कोई फॉरेस्ट हो गया, एक एरिया हो गया फॉरेस्ट में जिसमें कस्टमरी राइट्स हैं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के मेंबर्स का, वहाँ पे हर पब्लिक जा रही है, लेकिन आप पर्टिकुलर पर्सन जो कि एससी और एसटी कम्युनिटी से है उनको आप ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, मना करते हैं, प्रिवेंट हिम, ठीक है, और एक्सेसिबिलिटी उनकी खत्म करते हैं, तो तब भी वो पीओ एक्ट इन्वोक होगा। 15th में क्या प्रोविजन है? Force or cause a member of scheduled caste or a scheduled tribe to leave his house, village or other place of residence। अगर आप किसी भी मेंबर जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी से हैं उनको आप फोर्स करते हैं ताकि वो अपना गांव घर और जो अदर प्लेस है रेसिडेंस वो छोड़ सके, तब भी आप पे पीओ एक्ट, अगर आप एससी एसटी कम्युनिटी से नहीं है, अगर आप ऐसा फोर्स करते हैं किसी को तो आप पे पीओ एक्ट लगेगा, ठीक है। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि गांव वगैरह जिसमें एससी एसटी कम्युनिटी के लोग नहीं है, अदर कम्युनिटी के लोग रहते हैं, डोमिनेंट पॉपुलेशन उनका ज़्यादा रहता है, तो वो ऐसा जनरली देखा जाता है कि वो फोर्स कर देते हैं, उनको सेक्लूड कर देते हैं बहुत तरीकों से, तो उस समय में भी ये सब चीज़ें देखी जाती है और पीओ एक्ट तब भी इम्पोज होता है। अच्छा, ऐसा करने पे शैल बी पनिशेबल विद द इम्प्रिजनमेंट not less than 6 month but which may extend to 5 year with a fine। अगर ऐसा किया जाता है एससी एसटी कम्युनिटी पे और जो मेंबर इन एससी एसटी कम्युनिटी से नहीं है और ऐसा करते हैं तो उन पे 6 महीने का मिनिमम, 6 मंथ का मिनिमम और मैक्सिमम 5 साल का विथ फाइन, तो ये पिनल प्रोविजन है इसमें, ठीक है। इसके अलावा whosoever not being a member of scheduled caste or scheduled tribe community, फिर से देखिए नया क्या है, gives fabricated false evidence intending thereby to cause or knowing it to be likely that he will thereby cause any member of scheduled caste and scheduled tribe community to be convicted of an offense which is capital by law, ठीक है, for the time being in force shall be punished with the imprisonment of life and with fine। And if an innocent member of scheduled caste and scheduled tribe community be convicted and executed in consequence of such false or fabricated evidence, the person who gives or fabricates such evidence shall be punished with death। अब इसको समझिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लॉज है एट्रोसिटी में। वैसे मेंबर जो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी से नहीं बिलोंग करते हैं, ठीक है, और नहीं बिलोंग करते हैं और उसके बाद कोई फॉल्स एविडेंस देते हैं जिससे कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के मेंबर कन्विक्ट हो जाए किसी भी ऑफेंसेस में, ठीक है, जो कि सपोज उस पर केस है और आप गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, उससे एससी एसटी के जो मेंबर हैं वो कन्विक्ट हो गए, ठीक है, तो उस समय में जो ये फॉल्स इन्फॉर्मेशन देगा उसका लाइफ मतलब जिंदगी भर की आजीवन कारावास का प्रोविजन है, उसके अलावा उस पर फाइन भी है। और सुनिए, और ऐसे फॉल्स और फैब्रिकेटेड इन्फॉर्मेशन देने से कोई अगर इनोसेंट एससी एसटी का मेंबर कन्विक्ट हो जाता है और एग्जीक्यूट हो जाता है, एग्जीक्यूट का मतलब होता है कि डेथ सेंटेंस और वो वैसा कुछ वो हो जाता है, तो तब भी जो ये बंदा फैब्रिकेटेड इन्फॉर्मेशन दिया है उस पर तो फिर डेथ पेनाल्टी होगी, मतलब उनको जो पनिशमेंट मिलेगा वो डेथ पनिशमेंट मिलेगा, ठीक है। तो ये क्लॉज 1 है। क्लॉज 2 में फिर देखिए, क्लॉज 2 में है कि gives a fabricated false information intending thereby to cause, knowing it to be likely that he will thereby cause any member of scheduled caste and tribe convicted an offense which is not capital punishment नहीं है capital, but capital punishment का मतलब है death punishment, ठीक है, but punishable with the imprisonment of a term of 7 year or upward। अगर 7 साल या उससे ज़्यादा का पनिशमेंट अगर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी को मिल जाता है फॉल्स एविडेंस के बेसिस पे, ठीक है, shall be punishable with the imprisonment of which shall not be less than 6 months but which may extend to 7 year। तब उसमें 6 महीने का और मैक्सिमम 7 साल का और उससे ज़्यादा विथ फाइन डिपेंडिंग अपॉन द ग्रेविटी ऑफ द केस, ठीक है। तो 7 साल से अगर ज़्यादा किसी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के कम्युनिटी को पनिशमेंट मिल जाता है फॉल्स और फ्रिवुलस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे, ठीक है, तब भी जो लोग वो गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उनको फिर
पनिशमेंट मिलेगा, मिनिमम 6 मंथ का और मैक्सिमम 7 साल का विद, उससे ज़्यादा भी हो सकता है फाइन भी। थर्ड में क्या है कि कमिट मिसचीफ बाय फायर और एनी एक्सप्लोसिव सब्सटेंस इंटेंडिंग टू कॉज और नोइंग इट टू बी लाइकली दैट ही विल देयर बाय कॉज डैमेज टू एनी प्रॉपर्टी। अब वही बेसिकली कि आप किसी विस्फोटक चीज़ से या फायर से किसी भी प्रॉपर्टी जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी की है उसको डैमेज करते हैं, तो उसमें आपको 6 मंथ का मिनिमम और मैक्सिमम 7 साल का पनिशमेंट मिलेगा। आगजनी और विस्फोटक सामान अगर आप शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब मेंबर के को डैमेज करने के लिए वो करते हैं तो। फोर्थ में क्या है, सेम वही है, फायर एक्सप्लोसिव सब्सटेंस का है, नोइंग दैट विल कॉज डिस्ट्रक्शन ऑफ एनी बिल्डिंग विच इज ऑर्डिनरली यूज्ड एज अ प्लेस ऑफ वर्शिप और एज अ प्लेस फॉर ह्यूमन ड्वेलिंग और एज पार्ट ऑफ कस्टडी of the property by the member of scheduled caste shall also be basically punishable and imprisonment of life with fine। आजीवन कारावास का प्रोविजन है। अगर आप वैसे वर्शिप वाले प्लेस या फिर वैसे जहाँ पे ह्यूमन जनरेबल करते हैं और वैसे प्लेस जो कस्टडी है किसी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब मेंबर में के द्वारा, वहाँ पे अगर फायर और एक्सप्लोसिव यूज करते हैं तो आजीवन लाइफ इम्प्रिजनमेंट, समझ रहे हैं। तो इतना ज़्यादा प्रोविज़न है अगर आप एट्रोसिटी किसी भी मेंबर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी से पे करते हैं तो, ठीक है। एक सेकेंड, फिर है नेक्स्ट, कमिट एनी ऑफेंसेस अंडर द आईपीसी कोड। ये तो चेंज हो गया, बीएनएस हो गया, लेकिन मोर और लेस क्लॉज वही है। कोई भी आईपीसी कोड कमिट करते हैं ऑफेंस, आईपीसी के अंदर जो भी पनिशमेंट है और वही है जो 10 साल के लिए होगा। और मोर अगेंस्ट अ पर्सन प्रॉपर्टी ऑन द ग्राउंड सच पर्सन मेंबर शेड्यूल कास्ट प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू हिम शैल बी पनिश्ड विद लाइफ एंड विद फाइन। सेम वही है जो आईपीसी में धारा है, उसमें भी कोई ऑफेंसेज है उसमें अगर आप कमिट करते हैं तो सेम वैसा ही। सिक्स्थ में क्या है, सिक्स्थ में ये है कि knowing or having reason to believe that the offences have been committed under the chapter under this chapter causes any evidence of the commission of that offences to disappear with the intention of screening the offender from legal punishment or with the intention give any information respecting the offences which he knows or believe to be false shall be punishable with the imprisonment provided for that offences। अच्छा, इसमें जो भी चैप्टर में एट्रोसिटी का वो दिया गया है क्लॉजेज, नोइंग और हैविंग रीजंस टू बिलीव एन ऑफेंसेस हैव बीन कमिटेड, जान रहे हैं कि वो ऑफेंस कमिट कर दिया गया है, कमिट है, और कॉज एनी एविडेंस ऑफ दैट ऑफेंस टू डिसअपियर विद इंटेंशन ऑफ स्क्रीनिंग द ऑफेंसेस फ्रॉम लीगल पनिशमेंट, मतलब उसको बचाने का बेसिकली अगर वैसा प्रोविजन है तब भी उसमें आपको पनिशमेंट मिलेगा। बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट, ये भी बेसिकली पब्लिक सर्वेंट के से भी कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। अगर आप सरकारी कर्मचारी अधिकारी हैं और कमिट एनी ऑफेंसेज अंडर दिस सेक्शन शैल बी पनिशेबल विद द इम्प्रिजनमेंट ऑफ अ टर्म लाइफ इम्प्रिजनमेंट विच शैल नॉट बी लेस देन 1 ईयर। सॉरी, टर्म इसमें नहीं होगा, ये टर्म है ना, तो 1 साल से कम की सजा आपको नहीं होगी, विच में एक्सटेंड अप टू एक्सटेंड टू द पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर दैट ऑफेंस। अगर आप पब्लिक सर्वेंट है तो आपका जो पनिशमेंट होगा मिनिमम 1 ईयर का होगा और उसको बाद में बढ़ा भी दिया जा सकता है। तो ऑलरेडी ये वीडियो 30 मिनट्स का हो गया है, तो मुझे लगता है कि पार्ट 2 में फिर मैं आपको और भी अच्छे से बताऊंगा इसके बारे में। तो अभी हम लोग एक बार सम अप कर लेते हैं जो जो हमने इस पीओ एक्ट के बारे में देखा है, ठीक है, ताकि क्योंकि ऑलरेडी बहुत ही चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं तो फटाफट इसको हम ज़्यादा लंबा इसको समरी नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी वी विल ट्राई टू क्या करते हैं, इसको सम अप करते हैं, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा प्रिवेंशन ऑफ एक्ट, आज हमने पढ़ा है द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989 का, जिसमें बेसिकली ये जो एक्ट है वो एट्रोसिटी कैसे प्रिवेंट हो, जो मेंबर हैं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के, उसके बारे में डेफिनेशन है, तो उसके बारे में बताया गया। सॉरी, चैप्टर 1 में जो है शॉर्ट टाइटल जो एक्ट का टाइटल है उसके बारे में है, डेफिनेशन है, एट्रोसिटी क्या है, कोड क्या है, ये सब। चैप्टर 2 में है ऑफेंसेज ऑफ एट्रोसिटी के बारे में डेफिनेशन, ये सेक्शन 3 में जो क्लॉज 1 है उसमें बताया गया है कि वैसे लोग जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी से नहीं है, और ये क्लॉजेज बेसिकली बाकायदा मेंशन की गई है, और ये सब एट्रोसिटी कमिट करते हैं तो उनको क्या क्या पनिशमेंट मिलेगा, ठीक है, ये मैंने बता दिया। उसके बाद सब्सिक्वेंटली पनिशमेंट, नेग्लिजेंस ड्यूटी और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये आप फिर से एक बार इसको देख लीजिएगा, फिर से बताना तो रिपीटेटिव भी हो जाएगा। 6 मंथ का है, फिर 7 ईयर का है, या उससे लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट है, तो बेसिकली बहुत ही ज़्यादा क्या है, डाइवर्सिफाई है, हर चीज़ को इसमें कवर किया गया है।
तो ये हमारा पार्ट 1 है, ये हमारा पार्ट 1 है। चूंकि हम इसको बहुत डिटेल्ड में कवर कर रहे हैं तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। आप अगर लेकिन इसको एक बार पढ़ लीजिएगा तो आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। ये पीपीटी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है कि मैं इसमें से एक एक दो चीज़ें निकाल लूँ। अगर आप लाइन बाय लाइन ऐसे देखेंगे तो ये बेयर एक्ट है, तो आपको आइडिया भी लग जाएगा कि अच्छा ये चीज़ें हैं, कौन कौन सा ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, कौन कौन सा कम सिग्निफिकेंट है इस एक्ट में। ठीक है, मैं चाहता तो इसको 1 घंटे में ही पूरा मैं कंप्लीट कर देता वो पीपीटी में, लेकिन मैं सोचा इसको पार्ट बाय पार्ट करें और फिर बाद में ये सब कंप्लीट होने के बाद एक बार मैं समरी के तौर पे एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में उसको कम समय में ही समराइज कर दूंगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। पार्ट 2 में फिर मिलते हैं।